हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 9 के त्रैमासिक परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इसमें पूछे गए प्रश्नों के चारों विकल्प को भी हम लोग देखेंगे कि उनका क्या उत्तर होगा। अगर आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको इसी पेपर से बहुत सी जानकारी हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो परीक्षा है वो किस क्लास के है। यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है वो कक्षा 9 का है और ये त्रैमासिक परीक्षा थी जो जुलाई 2026 में कंडक्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है मातृभाषा जो हिंदी है, ठीक है, इसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ कॉमन जानकारियां होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। कुल प्रश्न पत्र जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो 70 है। 20 और 8 ये जो दिया गया है ये आपके जो है खंडवा में ये सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है 98 है। ठीक है, अब जिसमें से आप लोगों को कितना करना है वो आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए इधर आपको पूर्णांक कितना है, ये टोटल पूर्णांकों की कितना है, यहाँ पे 80 है। टोटल पूर्णांक 80 है और 3 घंटा 15 मिनट का इसमें टाइम दिया गया, जो कि आप लोग खुद जो है पेपर देखे आ रहे हैं, आप लोगों को खुद जानकारी हो गई होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो है जो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है वो आपके 70 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जो कि आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है खंड बा में आपको जो है लघुत्तरी प्रश्न जो है 20 दिए गए हैं, जिसमें से एक प्रश्न जो है 2 अंक का है और इसमें आपको सिर्फ 10 प्रश्न को करने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 40 प्रश्न जो है आपको सब्जेक्टिव से करना है, जो कि 1 नंबर का है, तो 40 नंबर हो गया। और फिर इधर 20 प्रश्न जो है लघु उत्तरी का है, जिसमें से आपको 10 प्रश्न करना है, तो 10 प्रश्न करना और एक प्रश्न जो है 2 उत्तर का है, तो 2 अंक का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर। फिर उसके बाद जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको यहाँ पे है 8 दिया गया है, जिसमें से एक प्रश्न जो है 5 अंक का है और जो है टोटल आपको 4 प्रश्न करना है। तो 4 प्रश्न जो है 5 अंक का आप जोड़ लीजिए 20 हो गया, तो ये भी हो जाएगा 20। तो टोटल जो है आपको 80 नंबर का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो टोटल प्रश्न जो है आपको 80 नंबर का है, इसी को करना है। चलिए हम लोग जो है खंड आ को करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 70 प्रश्न है और 70 प्रश्नों को हम लोग जो है देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और कहीं पे भी आपको जो डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वैसे मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कोई डाउट आपका ना रह जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये खटास, जब भी आप इसको बोलेंगे तो ये एक फीलिंग है, एक मतलब फील है, जो भाव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका जो है ये आपको कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें जैसे और भी देखिए, इसमें 4 ऑप्शन के हैं, जो 4 ऑप्शन मैंने बोला था कि चारों ऑप्शन का मैं उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यवाचक में कौन कौन सा आएगा, द्रव्यवाचक में जितने भी नाप तौल वाली वस्तु होगी, जितनी भी इसकी नाप और तौल वाली वस्तु होगी वो द्रव्यवाचक में आएगा। जैसे हम लोग जो है देखते हैं सोना, ठीक है, ये तौलने वाली वस्तु है। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको देखते हैं चांदी, ठीक है, चांदी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं दूध। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, और भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जातिवाचक क्या है, तो जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए। ठीक है, ऐसी संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए या ऐसा नाम जो पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक। जैसे लड़का, ठीक है, ये लड़का जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी से हमें पूरी नदी जाति का बोध हो जाता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में क्या, इसमें ऐसे नाम जो समूह का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे झुंड, ठीक है, अब देखिए झुंड जो होता है वो एक से कभी नहीं बनता है, इसमें 2 या 2 से अधिक रहेंगे तभी झुंड होता है। ठीक है, जैसे सभा, ये सभा से भी हमें एक समूह का बोध होता है। जैसे दल, ठीक है, जैसे भीड़,
ठीक है, ये सब जो है समूह का बोध कराते हैं, इसलिए समूहवाचक। तो हमारे प्रश्न का यानी पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है, घा का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, आपके यहाँ से उच्चारण स्थान पूछा गया है और हम लोग जो है उच्चारण स्थान को अच्छे से देखे भी हैं, और जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल पे उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि घा का उच्चारण क्या है। ठीक है, तो घा हम लोग सबसे पहले देखना है कि ये किस वर्ग में आता है। तो आप सबको पता है कि घा किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। ठीक है, तो क वर्ग में आने वाले जो जितने भी वर्ण होते हैं वो कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। अब इसमें कंठ से और कौन कौन सा बोला जाता है, तो आप सबको पता होगा कि एक सूत्र मैं बताता हूं अक्सर कि अकुह विसर्जनीयम कंठ है, मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ। इसके अलावा पूरे का वर्ग जो होता है, ठीक है, का वर्ग में कौन कौन सा, क ख ग घ ङ, फिर उसके बाद ह और विसर्ग। ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं। और जो 3 ऑप्शन है, ओष्ठ से कौन कौन सा, ओष्ठ से आपको याद रखना है उपु ओष्ठ है, यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ। और उसके बाद जो है पावर्ग, पावर्ग में अब प फ ब भ म, ये सभी जो है वो किससे बोले जाएंगे, ओष्ठ से। ठीक है, चलिए मूर्धा देख लेते हैं। मूर्धा से क्या, यहाँ पे है ऋतुरस, इसका एक सूत्र है ऋतुरस। ठीक है, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ये पूरा सूत्र है। तो ऋतुरस जो है आप इतने से भी काम चला सकते हैं। तो इसमें होता है री, ठीक है, उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, और इसके अलावा आपका र और मूर्धन्य सा, ये सब जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका तालु। तालु जो है इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सूत्र होता है इचु यस तालव्य। ठीक है, तो इसमें ह्रस्व ई, दीर्घ ई, इसके अलावा च वर्ग, ठीक है, च वर्ग आ जाएगा। इसके अलावा य और तालव्य सा। ठीक है, ये सब हो जाते हैं तालु से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा का कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, ये मैं इसमें जो है इसके पहले जो व्याकरण के जितने प्रश्न पढ़ाए हैं वहां से इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है प्रश्न आए हुए हैं। आप लोगों को खुद अनुभव होगा अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे कि वहां से जो है कितने क्वेश्चन इसमें हम लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा बाद में। द्विगुण व्यंजन जिसको हम लोग उत्क्षिप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मतलब कभी पूछ ले कि द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन भी द्विगुण व्यंजन को बोलते हैं। इसमें 2 आते हैं। ठीक है, जिसमें ये नीचे यहाँ बिंदु ऐसा लगा रहा है, ठीक है, यही जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है, तो आप लोग देख सकते हैं ए भी है और बी भी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चौथा भी यहाँ पे दिया गया, का के नीचे जो है नुक्ता लगा हुआ है। तो ये जो नुक्ता लगा हुआ होता है ये अरबी फारसी के जो है ध्वनियां होती हैं, अरबी और फारसी की। ठीक है, अरबी फारसी की ध्वनियां होती हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये अरबी फारसी की ध्वनि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 को हम लोगों को देखना है कि इसमें क्या है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि संयुक्त स्वर इसमें से कौन सा है। तो अब देख लीजिए कि जब ऐसे प्रश्न पूछना है तो जो ऑप्शन मतलब जो है आपको पता है उसको पहले आप देख लीजिए कि वो क्या है। तो आप सबको देखिए यहाँ पे संयुक्त का मतलब ये होगा कि इसमें कम से कम 2 जो है स्वर इसमें होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आ जो है इसमें कोई और स्वर नहीं मिला हुआ है, ये ह्रस्व स्वर है। ये कौन सा स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, उसके बाद री भी ह्रस्व स्वर है, ये भी कौन सा स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है, और ऊ भी क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए ह्रस्व स्वर, और बचता है एक आपका कौन सा, संयुक्त स्वर। तो ये है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, संयुक्त स्वर में और कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे ओ दिया है, और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप देखें आ और ई, आ और ई से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, ये भी आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो ऐसे ए, आई, ओ, औ ये सब जो है क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे ये हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो ये सब कौन से हैं? संयुक्त स्वर, और इनको संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। कभी आपसे पूछ ले कि संधि स्वर क्या होता है, तो ये सब संधि स्वर भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, आपको प्रश्न नंबर 5 का बताना है कि अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है। देखो, आत्मी शुद्ध शब्द है। ठीक है, आंशिक ये भी शुद्ध है, आकांक्षा ये भी शुद्ध है, उत्कर्ष ये गलत है। तो इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा उत्कर्ष में ये यहाँ पे ये मूर्धन्य सा रहेगा, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है वो सही है। पूछा है अशुद्ध शब्द, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। पूछा क्या है कि घबराहट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? घबराहट शब्द में प्रत्यय पूछा है। देखिए, मैंने प्रत्यय भी पढ़ा के रखा है। ठीक है, कि प्रत्यय क्या होता है? शब्द के जो है अंत में या बाद में लगाया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है घबराहट में कौन सा जो है प्रत्यय है। तो इसमें हत नहीं होता है, हार नहीं है, ता नहीं है, आहट है। ठीक है, अब इसमें बोलते समय आपको खुद एक ध्वनि सुनाई दे रही होगी आहट की। ना जैसे बोले ना घबराहट, तो आहट ऐसे सुनाई दे रहा है ना, तो इससे भी आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है? परिजन शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको उपसर्ग बताने, यानी शब्द के जो है पूर्व या पहले जो है जो शब्दांश लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ परिजन, तो परिजन में आप सबको देखिए, यहाँ पे जन जो होता है, जन के पहले क्या लग गया है? परि लग गया है, तो क्या हो गया? परिजन हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आप सब बताइए। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। परिजन में उपसर्ग कौन सा है? बी उपसर्ग। ठीक है, बी यानी परि उपसर्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8, इसमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ठीक है, स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो अब यहाँ आप लोगों को जब भी लिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो मैं बताया हूं कि लिंग से प्रश्न जो पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वाक्य प्रयोग कर दीजिए, एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका क्या लिंग होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे आप लोग जो है ना, पहले इसको देखिए, न्याय। ठीक है, तो न्याय जैसे आप लोग ना अक्सर सुने होंगे, तो एक छोटा छोटा सा मैं वाक्य ले रहा हूं। जैसे न्याय, ठीक है, न्याय किया जाता है, न्याय किया जाता है। ठीक है, आप लोग ऐसा सुने होंगे। तो अब देखिए, न्याय किया जाता है, जाता, अगर ये जाति होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। अभी इसको हम छोड़ के रखते हैं, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष में ये जो है ना, ये हम लोग जो है इस शब्द को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब भी हम लगाएंगे ना, तो इसको जो है हम वाक्य प्रयोग करते समय हम वाक्य से ही हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। वैसे ये अभी पुल्लिंग है। ठीक है, इसकी कभी कभी जो है ना आपको जो है इसका स्त्रीलिंग जो है ना अध्यक्षा जो है सुना, मतलब देखने को मिलता है, जो कि ये सही नहीं माना जाता है। इसका जो हम सही कैसे मानेंगे? तो इसमें होता है क्या है कि जैसे आप किसी महिला के लिए लगा रहे हैं ये चीज, तो हो जाएगा श्रीमती। अब जैसे कोई भी नाम लिख सकते हैं, हम नाम ना लिख करके हम एक टाइटल लिख देते हैं, श्रीमती वर्मा इस समिति समिति की अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, चुनी गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अध्यक्ष जो है ना, वो यहाँ चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हमें इस वाक्य से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए आगे, गाड़ी। ठीक है, गाड़ी जो है, यहाँ गाड़ी जो है, अगर इसका वाक्य बनाइए तो ऐसे बोलते हैं ना, गाड़ी अच्छी है। ठीक है, गाड़ी अच्छी
है। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। देखिए अगर ये होता गाड़ी अच्छा है तो ये पुल्लिंग हो जाता है, तो ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, और यही आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपका बी छूटा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। तनय जो होता है ये होता है पुत्र का, ये पर्यायवाची है। ठीक है, तनय पुत्र या बेटा, पुत्र या बेटा का पर्यायवाची है। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तनया होता है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, तनया। तनया अगर हो जाता है तो पुत्री और बेटी का पर्यायवाची हो जाता है। तो याद रखना है कि तनय मतलब पुत्र या बेटा, तो ऐसे ही पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग हो जाता है तनया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9। तो इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बनाए। अभी तक हम लोग क्या पूछा गया था, स्त्रीलिंग, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पुल्लिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पुस्तक, पुस्तक अच्छी है। अगर हम इसको देखें वाक्य प्रयोग करके, तो पुस्तक अच्छी है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। उसके बाद परीक्षा दी जाती है, परीक्षा आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा दी जाती है, परीक्षा दी जाती है, तो यहाँ पे भी ये क्या लग रहा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है कारोबार, कारोबार क्या है, कारोबार, कारोबार अच्छा। अब देखो यहाँ पे हम अच्छी नहीं बोलेंगे, ठीक है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो आप लोग देखिए दोनों से देखते हैं, अच्छा भी लगा और रहा भी लगा। ठीक है, यहाँ अगर अच्छी और रही होता तो ये हो जाता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा, सी कारोबार। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और शब्द है फौज, फौज, भारतीय फौज अच्छी है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, 9 प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब यहाँ हम लोगों को बहुत सारी चीजों को जानना है। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है, तो अव्ययी भाव समास की ट्रिक क्या है, तो आप सब यहाँ याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास की ट्रिक है जहां पे यथा मतलब जो है जिस शब्द में शब्द के पूर्व में यथा जुड़ा हो, प्रति जुड़ा हो, ठीक है, और भर जुड़ा हो, इसके अलावा आ जुड़ा हो, तो इससे एक ट्रिक है ये कि आप इससे पहचान सकते हैं कि ये होगा आपका अव्ययी भाव समास। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यथा से यथाक्रम, ठीक है, ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रति से तो आप देख सकते हैं प्रत्येक होता है। ठीक है, प्रत्येक। इससे और क्या बन सकता है, प्रतिवर्ष हो सकता है। ठीक है, प्रतिवर्ष। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, और भरपेट हो सकता है, भर से भरपेट। ठीक है, भरपेट। और क्या हो सकता है, आ से हो सकता है आजीवन। ठीक है, आजीवन। तो ये जो है सभी क्या है, अव्ययी भाव समास, और इससे हम लोग पहचान सकते हैं, ये अगर उपसर्ग मतलब पहले आ जाए ऐसे शब्दांश, तो इससे हम लोग पता कर लेंगे अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे देखिए प्रति है ना, तो यहाँ आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन है, तो इसका जो है समास विग्रह करेंगे तो दिन दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन दिन। ठीक है, या प्रत्येक दिन, या प्रत्येक दिन। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन और भी देख लेते हैं, त्रिभुज, तो जहां पे संख्यावाची यानी कि किसी शब्द के पहले यानी कि पूर्व में ही संख्यावाची शब्द दिखाई दे दे, तो वहां पे आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। यहाँ त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज मतलब 3 संख्या आ गया, तो ये हो गया द्विगु समास। ठीक है, दशानन, दशानन में 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, जहां पे मतलब 2 पद होते हैं, जैसे प्रथम और द्वितीय पद की जो है अर्थ ना दे करके वो किसी तीसरे पद का या एक विशेष अर्थ देने लगता है, उसे बहुब्रीहि समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बहुब्रीहि बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दानवीर। दानवीर यहाँ पे आप इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दान में वीर, दान में वीर।
ठीक है। दान में वीर, तो यहाँ पे देख लीजिए एक विभक्ति चिन्ह है, मतलब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जिसमें भी विभक्ति चिन्ह ऐसे कुछ आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका तत्पुरुष होता है। और ये में आया है तो आप लोग देख सकते हैं तत्पुरुष समास में ये में किस में आता है, ठीक है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष है। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। अधिकरण में होता है ना, में पर, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष है, तो ये भी ये तत्पुरुष हो गया, ठीक है। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें सही? इसमें हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, यहाँ बहुत संभल के हम लोगों को करना है, ठीक है, कि सर्वनाम के भेद पूछे तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं इसको भी जानना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं 6। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर दूसरा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर तीसरा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नंबर चौथा हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5वां हो जाता है आपका संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6वां जो हो जाता है वो प्रश्नवाचक हो जाता है। कौन सा? प्रश्नवाचक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये 6 हो गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं, कुल सर्वनाम, तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा। तो कुल सर्वनाम पूछेगा तो 11 होते हैं। कौन कौन होता है? मैं, तू, ठीक है, आप, देखते जाइए आप लोग, यह है, वह है, जो, सो, कोई, जो, सो, कोई, फिर उसके बाद कुछ, उसके बाद कौन, फिर है क्या। आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गए। तो जब प्रश्न पूछे कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो 11, लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो 6 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत में जिस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे थे और वही जो है हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हमारा तत्सम शब्द होता है। और उसका थोड़ा परिवर्तित या विकृत रूप जो है जब हिंदी में आ जाता है तो तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को तत्सम बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, फूल, ठीक है। फूल जो है, फूल क्या? तद्भव है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? पुष्प होता है। फूल का तत्सम पुष्प। चंद्र का अब ये देखिए चंद्र जो होता है, अब यहाँ पे क्या तत्सम पूछा है ना, तो चंद्र का चांद जो है, चांद जो तद्भव होता है, चंद्र जो तत्सम है। आम तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र, क्या हो जाएगा? आम्र। मोर तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा मयूर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तत्सम पूछा है ना, तो यहाँ फूल तद्भव है, आम तद्भव है, उसके बाद मोर तद्भव है, ठीक है। चंद्र सिर्फ क्या है? तत्सम है, ठीक है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? चांद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोगों को याद रखना है 12 का प्रश्न नंबर जो है बी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13, संधि के कितने भेद होते हैं? तो ये सबको बहुत आसान सा है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसके भेद? आप सबको पता है कि इसमें होता है स्वर संधि, इसमें होता है व्यंजन संधि, इसमें होता है विसर्ग संधि, ठीक है। तो 3 होते हैं ना, विसर्ग संधि, मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के, तो आप लोग बताओ कमेंट करके, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
प्रश्न नंबर 14। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि समय बहुत लग रहा है, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है, आपको खुद लग रहा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 है कि किसी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ ध्यान समझिएगा, मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलने से, कहने का सिंपल सा मतलब है कि सवर्ण स्वर। ठीक है, सवर्ण स्वर, सवर्ण स्वर मतलब एक जैसे स्वर अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आ के साथ में तो आ मिले, ठीक है, तो इसका बन जाएगा क्या, दीर्घा। ई के साथ में ई मिले तो इसका क्या बन जाएगा, दीर्घी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा, दीर्घ बन रहा है तो दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊ का साथ ऊ का ऊ से मेल होगा दीर्घ ऊ, री का री से मेल होगा री बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ व्यंजन पूछा है तो टोटल व्यंजन जो है कितने हैं, तो ये 33। ठीक है, कैसे, तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन 4 और उस व्यंजन 4, इसको आप जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लुत क्या होता है, ऐसे स्वर जिसमें 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इसको लिखने के लिए किसी भी स्वर के बाद जो है 3 जैसा सिंबल लगा देते हैं उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसको ज्यादा मतलब आपका जो हर्ष और दीर्घ से ज्यादा समय तक इसको बोलते हैं। जैसे आप सबसे अच्छा इसका उदाहरण ओम का ले सकते हैं, ओम का उच्चारण देखिए काफी देर तक किया जाता है, वो प्लुत स्वर है। ठीक है, उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, ये इसका है कि मुख के साथ जो है नाक से भी जिसकी हवा निकले। ठीक है, यानी ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकले उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा है, सी ऑप्शन दीर्घ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग। ठीक है, और 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ण, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25। तो कितने हो जाएंगे, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 25। 33 क्या है, ये है व्यंजन की संख्या, टोटल व्यंजन की संख्या कितनी, 33। ये 52 क्या है, कुल वर्णों की संख्या है, ये कुल वर्णों की संख्या है। ठीक है, अगर कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोला जाए, और यहाँ पे देखिए अनुनासिक क्या है, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, इसको अनुनासिक कहेंगे। प्लुत मैंने बताया कि ऐसे स्वर जिसको बोलने में 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगे या तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। निरनुनासिक, निरनुनासिक सिर्फ और सिर्फ जो है किससे बोला जाता है, मुख से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, और अनुस्वार तो आपको पता होगा कि केवल नाक से बोला जाता है और मुंह जो है ना के बराबर खुला रहता है। ठीक है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है। तो जब भी हम बोलते हैं, जैसे अगर आप लोग इसको देख सकते हैं, ऐसे आता है अगर हम बोलते हैं तो ये लास्ट में हमें कैसा सुनाई दे रहा है, हा की तरह ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हा की तरह। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह आपको बताना है कि योजक चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबको देख लेते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन में कौन कौन सा चिन्ह है। पहला है अल्प प्राण, यह क्या है, अल्प अल्प प्राण बोले, अल्प विराम, सॉरी यहाँ पे अल्प विराम है, क्या है, अल्प विराम, पहला हो गया अल्प विराम। दूसरा ये बी ऑप्शन जो है इसका क्या है, यह है विस्मय बोधक, क्या है, यह विस्मय बोधक, क्या है, विस्मय बोधक। ठीक है, और ये सी जो है ये क्या है, ये है पूर्ण विराम, क्या है, पूर्ण विराम। और इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, योजक है। ठीक है, जो माइनस कर सिंबल होता है ये योजक होता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक बता देना है। चलिए अमेरिका, अमेरिका क्या है, किसी एक देश का नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक। दक्षिण, ये किसी एक दिशा का नाम, ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्ति, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है,
ये व्यक्तिवाचक। उसके बाद दिवाली किसी एक फेस्टिवल का नाम है, ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठग, ठग से पूरी ठग जात का बोध होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सही। ठीक है, जातिवाचक पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 20 है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं। 20 नंबर का है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, लिंग कहते हैं, वचन या कारक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी हो जाएगा, लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए और क्या है, संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, ये नाम वाले शब्द होते हैं। ठीक है, इस संसार में यदि कोई किसी भी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है। ठीक है, फिर उसको वचन क्या होता है कि इससे संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है, कोई एक है कि एक से अधिक है। तो इसमें वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और कारक के बारे में भी आप जो जानते हैं, ठीक है, कि इसमें जो है आप जो है देखे होंगे कि जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है, इनके बारे में भी आप पढ़े होंगे, तो ये कारक के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा जाति, मतलब शब्द की जाति को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21, हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं। देखिए अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन सा, एक वचन, ठीक है, और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। वचन को भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है पूरा ट्रिक के साथ, आप सब देख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22, अब यहाँ पे तिथि का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो तिथि का बहुवचन अभी देखिए मैं 2 दिन पहले ही इस पे वचन पे पढ़ाया था और उसको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है इसका क्या होगा बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ तिथि का बहुवचन हो जाएगा तिथियां। क्या हो जाता है, तिथियां हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए, तो यहाँ पे कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ लिया हुई चीज। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और भी देख लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पूर्व में लगता है, शब्द के पहले जुड़ता है जो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और शब्द के बाद में जो शब्दांश जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अवचन तो आप सबको पता है कि इसमें एक वचन और बहुवचन, इसका उत्तर हो जाएगा डी, कारक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24, विवेक का घर किस कारक का उदाहरण है। विवेक का घर, आपको लग रहा होगा कि ये घर और विवेक में क्या संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि का, की, के, रा, री, रे, ये सब जो है विभक्त चिन्ह आते हैं। ठीक है, तो उसको संबंध कारक। और संप्रदान का क्या विभक्त चिन्ह होता है, को, के लिए, को, के लिए, अगर ये विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो संप्रदान कारक होता है। अपादान का क्या होता है, से, और ये भी अलग का सेंस देगा। ठीक, अलग होने, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान। और यहाँ अधिकरण, अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण में पर। ठीक है, में पर, जैसे पुस्तक मेज पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण। लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार, ठीक है, विवेक का घर, तो यहाँ विवेक और घर के संबंध बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताएं उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता होता है, ठीक है, विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है, इसका क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या है। चल बसना बहुत ही एकदम कॉमन वर्ड है, अक्सर लोग बोलते हैं कि वो चल बसे, यानी कि मर जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का क्या पर्यायवाची शब्द है इसमें से, चलिए हम लोग देख लेते हैं। धरा, धरा जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, पृथ्वी। ठीक है, और उसके बाद चपला, चपला किसका है, बिजली का, किसका है, बिजली का। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची है। उसके बाद वनिता, वनिता जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है, किसका है, स्त्री का पर्यायवाची। आत्मज, आत्मज पुत्र का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और यही पुत्री का क्या हो जाता है, आत्मजा। ठीक है, क्या हो जाता है, आत्मजा। आत्मजा होगा तो पुत्री का पर्यायवाची। ठीक है,
चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 28, इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 को, उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, बहुत आसान सा है, यानी सिंपल सा ये प्रश्न कह रहा है कि ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय बिना किसी विघ्न बाधा या अवरोध के बोले जाएं उसे हम क्या कहते हैं। तो सब लोगों को पता है, एकदम रट्टा मारे हैं सब लोग, स्वर को कहते हैं। ठीक है, और जिसमें विघ्न बाधा होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी बिना किसी स्वर के सहायता से जो ना मतलब बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाए उसे स्वर, और जो स्वर की सहायता के बिना ना बोले जाएं, ठीक है, यानी कि बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हो तो हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है उत्तर क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वर। ठीक है, चलिए यहाँ पे और भी कुछ है, अनुतान और पंचमाक्षर। देखिए मैं इन सबको भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, आप सब जो है क्लास में भी देखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुतान, इसी को हम लोग सुर लहर के भी नाम से जानते हैं, सुर लहर के नाम से, अनुतान या सुर लहर। अब ये क्या होता है कि देखिए ये होता है ना, सुरों के उतार चढ़ाव को हम लोग अनुतान या सुर लहर कहते हैं। सुरों के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, सुर लहर या मतलब जो है अनुतान कहते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, कौन करेगा, कौन करेगा। अब इसमें फिर हम लोग एक उदाहरण और लेते हैं कि करेगा कौन। ठीक है, करेगा कौन, इसको जब भी हम बोलेंगे तो इसका अर्थ भी चेंज हो जाए। जैसे कौन करेगा, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है वह व्यक्ति कौन करेगा काम को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेगा कौन मतलब कि कोई इस काम को नहीं करेगा। ठीक है, करेगा कौन, तो इसमें जब भी हम बोलते हैं तो जो सुर होते हैं उसके उतार चढ़ाव जो होते हैं इसी को ही हम लोग अनुतान कहते हैं। ठीक है, आगे पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर आप सबको पता होता है कि वर्गों के जो पांचवा अक्षर होता है वो पंचमाक्षर होता है। जैसे का वर्ग का पांचवा अक्षर, फिर उसका चा वर्ग, फिर टा वर्ग का पांचवा अक्षर, फिर ता वर्ग का पांचवा अक्षर, ठीक है, और मतलब पा वर्ग का पांचवा अक्षर, ये सब क्या होते हैं, पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो ये आप लोग बताइए, बहुत आसान सा है, क्या कहते हैं उसको, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या है, ये देखिए आ क्या है, हर्ष स्वर है। ये कैसा स्वर है, ये हर्ष स्वर है। ठीक है, और ऊ क्या है, ये भी हर्ष स्वर है। ये भी कैसा स्वर है, हर्ष स्वर है। री भी हर्ष स्वर है, ये भी क्या है, हर्ष स्वर। तो एक ही बच रहा है, ये क्या है, दीर्घ स्वर। ये क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए अब देखिए दीर्घ स्वर में आपका ऊ हो गया, और कौन कौन सा हो सकता है दीर्घ स्वर में, आप लोग देखे होंगे, दीर्घ आ, इसको हम बोलते हैं ना दीर्घ आ। फिर हम लोग बोलते हैं दीर्घ ई, फिर हम लोग देखिए यहाँ दीर्घ ऊ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31, कामना का बहुवचन बताना है। कामना का कामनाएं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को कौन सा कारक कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए और जिसको कुछ दिया जाए उसके लिए हम लोग जो है इसका बोध कराने वाले को हम कौन सा कारक कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए इसको। इसके लिए होता है आप लोग देखिए इसमें एक चीज छुपा होगा कि के लिए, ठीक है, और को। ठीक है, के लिए और को के लिए। ठीक है, को के लिए, इससे किसका मतलब ये जो है किसमें आता है, ये विभक्त चिन्ह तो संप्रदान में आता है। किसमें आता है, संप्रदान में। ठीक है, ये हो जाता है ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, वह पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका भेद है। यानी यहाँ आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं इसमें जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो वह किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में। तो हम लोग देख लेते हैं सब में। उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आता है, मैं, हम, मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में कौन कौन सा आता है, तू आता है, तुम आता है और आप आता है। ठीक है, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में कौन कौन सा आता है, वह आता है, वे आता है, यह आता है और ए आता है। तो यहाँ पूछा कौन सा है, वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अन्य पुरुष। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34,
शुक्ल का विलोम है, शुक्ल का विलोम। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप सुने होंगे ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो यहाँ पे जो है शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कृष्ण। ठीक है, शुक्ल का विलोम यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अभय का विलोम क्या है, तो अभय का सभय हो जाएगा। अभय का क्या हो जाएगा, सभय, मतलब अभय जिसको भय ना हो, और सभय मतलब यहाँ पे जिसके पास भय हो। ठीक है, शीत का देख लीजिए, यहाँ ये ऊपर नीचे सब विलोम ही है। शीत का क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। ठीक है, और उष्ण का हो जाएगा शीत। ठीक है, ये इसका एक दूसरे का विलोम है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35, घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। घर बसाना ऐसे बोलते हैं ना कि अरे उसका घर बस गया, इसका मतलब उसका ना इसने विवाह करना। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, विवाह करना। ठीक है, मौका ताकना नहीं होगा, वीरगति पाना नहीं होगा, भाग जाना नहीं होगा। ठीक है, विवाह करना होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 35। 36 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से ऋतु गीत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप लोग वर्णिका जो है अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो इसमें पहले ही चैप्टर से ये प्रश्न है। तो यहाँ हम लोगों को बहुत सारी चीजों को जानना है कि यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि बिहार में प्रचलित लोक गीतों की 5 मुख्य भेद हैं। कितने मुख्य भेद हैं, 5 मुख्य भेद, तो 5 हैं। ठीक है, अब ये 5 में कौन कौन से होता है, एक होता है संस्कार गीत, एक होता है संस्कार गीत। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आप लोग कौन कौन सा देखे, जन्म, ठीक है, विवाह, ये क्या है, ये सब संस्कार है ना, जनेऊ संस्कार है, ये सब जो है इसमें आता है संस्कार गीत में। दूसरा पर्व गीत, दूसरा आता है इसमें पर्व गीत। ठीक है, पर्व गीत। अब पर्व गीत में क्या है, जैसे छठ पर्व है ना, तो छठ पर्व है तो ये हो जाएगा छठ पर्व है, तो छठ जो है गीत जो होगा वो पर्व गीत में आ जाएगा। तीसरा तीसरा है श्रम गीत। ठीक है, श्रम गीत, श्रम गीत। ठीक है, श्रम गीत में, अब श्रम मतलब जिसमें श्रम हो, मेहनत हो। ठीक है, ऐसे मेहनत करते समय जो गीत गाए जाते हैं उसको श्रम गीत, जैसे रोपनी। ठीक है, रोपनी हो गया, रोपनी करते समय। जंतसार, पहले देखिए लोग जो है महिलाएं जांता चलाती थी जिससे गेहूं को पीसती थी, तो उस समय थकान को मिटाने के लिए जो गीत गाया जाता था जंतसार होता था। ठीक है, 3 हो गया, 2 और बताना है। तो उसके बाद जो है चौथा है आपका प्रेम मनोरंजन गीत। ठीक है, प्रेम मनोरंजन गीत। ठीक है, प्रेम मनोरंजन में कौन सा जाएगा, जैसे पुरुष वर्ग जो है अपने थकान को मिटाने के लिए ऐसे प्रेम संबंधी जो है गाने को, मतलब गीत को गाया करते थे। जैसे चरवाहे, चरवाहे जो हैं, जैसे बैल मतलब जो पशुओं को जब चराने जाते थे तो वो सब भी अपने जो है मनोरंजन के लिए जो है वो गीत गाते थे, चरवाहे। हलवाहे, हल चलाते समय। ठीक है, हलवाहे, हलवाहे जो है ये जो गाते थे, ये सब जो है प्रेम मनोरंजन गीत में आ जाएगा। इसके बाद आता है 5वें नंबर का, 5वें नंबर में कौन सा आता है, गाथा गीत। कौन सा आता है, गाथा गीत। ठीक है, गाथा गीत में जैसे बिरहा, आप सब सुने होंगे, बिरहा नहीं पता है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, लोरिका। ठीक है, ये सब जो है गाथा गीत। और एक और भेद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऋतु गीत। क्या होता है, ऋतु गीत। मुख्य तो 5 हैं और ये जो है एक अन्य भेद में आता है ऋतु गीत। ऋतु गीत में कौन सा हो जाएगा, ऋतु में हो जाएगा चैता, कौन सा, चैता और होली, चैता और होली। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा दिया है, देखिए यहाँ पे चैता दिया है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन विवाह गीत नहीं है। अब देखिए विवाह गीत नहीं है, सिंदूरदान, उसके बाद कोहबर, गुरथी, गुरहथी। ठीक है, लेकिन रोपनी, रोपनी यहाँ पे जो है विवाह के समय नहीं कभी गाया जाता है, ये धान की रोपाई के समय गाया जाता है, तो रोपनी हो जाएगा। इसका सही कौन सा हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा, रोपनी। और ये कौन से गीत में आएगा, ये श्रम गीत में आएगा। किस में आ जाएगा, श्रम गीत में, क्योंकि श्रम करते समय गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 38, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो अभी मैंने पिछले बताया ना कितने हैं, 5। कौन कौन से, संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, प्रेम मनोरंजन गीत, गाथा गीत। तो कितने हो जाते हैं, 5। आप सब जो है वर्णिका में आप जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे साफ साफ लिखा है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों की 5 जो है उसके भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है। चलिए चलिए आगे है नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 39, बिहार में किस बोली को बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है? देखिए, सबसे ज्यादा बोली कौन सी बोली जाती है? क्या मगही, अंगिका, संथाली, भोजपुरी? और सबसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे गीत भी जो है, गाने जो है सबसे ज्यादा लोग सुनते भी हैं, और किसमें? भोजपुरी में, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा बोली भी जाती है बिहार में, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये भी देखिए वर्णिका से पूछा है, जनेऊ के अधिकारी कुमार को लोकगीतों में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या उसको युवराज कहा जाता है, दूल्हा कहा जाता है, साधक कहा जाता है, बरुआ कहा जाता है? तो इसमें भी आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा बरुआ कहा जाता है। जैसे जिस किसी पुरुष की शादी होती है तो उसको उस समय जो है, विवाह के समय, उस युवक को, उस कुमार को जो है दूल्हा कहा जाता है, और वो स्त्री है तो दुल्हन कहा जाता है। उसी समय उसी प्रकार से जनेऊ के अधिकारी कुमार को जो है बरुआ कहा जाता है, ठीक है। 40 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पुस्तक से है, शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? ठीक है, आप लोग बताना है शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था। चलिए बताइए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1963 हो जाएगा। 1963 ईस्वी में शिवपूजन सहाय का क्या हुआ था? देहांत हुआ था, ठीक है, यानी मृत्यु हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 42, ठीक है, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? ये देखिए जब मैं पढ़ाया था उस समय बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको अंडरलाइन भी किए थे। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? डी ऑप्शन भोलानाथ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न, कहानी का प्लाट शीर्षक पाठ के मुंशी जी के बड़े भाई क्या क्या थे? मतलब वो किस पद पे थे? क्या सिपाही थे, लेखक थे, वकील थे, दरोगा थे? आप सबको पता है क्या थे? दरोगा थे, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की विधा क्या है? ठीक है, यानी यहाँ इसमें खुद आपको क्या लगा है? कहानी लगा है, तो इसमें इसकी विधा क्या हो जाएगी? बताइए आप लोग, इसकी विधा हो जाएगी कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 45, कहानी का प्लाट शीर्षक पाठ में मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? भगजोगनी, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, भगजोगनी, ठीक है। चलिए 45 हो गया। अब 46 नंबर पे आते हैं, ठीक है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? ठीक है, यहाँ आप लोगों को बताना है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, कौन है भारत का पुरातन विद्यापीठ के रचनाकार? कौन है? कौन है बताइए आप लोग, कमेंट करिए जल्दी। चलिए हम लोग देखते हैं कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? ठीक है, चलिए बताइए 47 का, इसमें आप लोग पढ़े होंगे तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर सी, ठीक है, सारीपुत्र की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48, नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र लगभग कितने वर्षों तक बना रहा? तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लगभग 600 वर्षों तक, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 49, किनके समय में ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका 49 का क्या हो जाएगा? धर्मपाल देव और धर्मपाल देव और देवपाल देव, ये दोनों के समय में थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, यानी 49 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50, ठीक है, 50 पे आते हैं, पठित पाठ्य पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया? तो उसमें उत्तर प्रदेश भी लिया था, बिहार भी लिया था, बंगाल भी लिया था। उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 50 का डी। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51, रैदास कैसे कवि थे? तो रैदास कैसे कवि थे? संत कवि थे, और संत कवि जो है वो किस में आते हैं? निर्गुण में। किस में आते हैं? निर्गुण में, ठीक है, निर्गुण कवि। और यहाँ देखिए निर्गुण में और कौन आते हैं? सूफी भी आते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग देखे होंगे कि मैं इसको पढ़ाते समय बताया हूं कि भक्ति काल में दो तरह की विचारधारा, एक तो सगुण, एक सगुण और एक निर्गुण। तो निर्गुण में आप लोग देखे होंगे कि एक ज्ञान मार्गी, ठीक है, क्या? ज्ञान मार्गी, और एक था प्रेम मार्गी, ठीक है, प्रेम मार्गी, ठीक है।
या आप ये बोल सकते हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ठीक है। तो ज्ञानाश्रयी या प्रेमाश्रयी, तो ज्ञानाश्रयी में संत लोग और प्रेमाश्रयी में सूफी लोग, ठीक है। और इधर सगुण में कौन आ जाएंगे, सगुण में आप तुलसीदास को ले सकते हैं, सूरदास को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है कि सगुण में कौन सा राम भक्ति या कृष्ण भक्ति, तो आप सगुण में जो है जितने भी सगुण में आने वाले कवि हैं इनको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पूछा है रैदास, तो रैदास एक संत कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। कवि रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में किस भाषा का सरल एवं व्यवहारिक प्रयोग किया है। 52 आप लोगों को बताना है। 52 नंबर का प्रश्न जो है इसमें कवि रैदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का सरल एवं व्यवहारिक प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा का। किस भाषा का, ब्रज भाषा का, ठीक है। चलिए मंझन, मंझन कैसे कवि थे, तो मंझन जो है वो सूफी कवि हैं, ठीक है। और ये भी किस में आते हैं, निर्गुण में आते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि निर्गुण में कौन कौन से, एक ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी, ठीक है। तो ज्ञानाश्रयी में संत लोग और प्रेमाश्रयी में सूफी, तो सूफी में आप लोग मंझन को देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 54। कवि मंझन के मतानुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, क्या पूजा के द्वारा, मंदिर जाकर, भजन के द्वारा, प्रेम के द्वारा। आप लोग इनके पद को पढ़े होंगे तो आप लोग प्रेम शब्द सुने होंगे, ठीक है। तो इसको हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 55। कवि रैदास के अनुसार यहाँ पे देखिए गलत है, घनहर लिखा है, ये थनहर है। क्या हो जाएगा, थनहर। थनहर दूध को किसने जूठा किया है, ठीक है। तो किसने जूठा किया है, तो बछरू ने जूठा किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा मधुमालती किसकी रचना है। मधुमालती जो है वो किसकी रचना है, आप लोग बताइए फटाफट। मंझन की रचना है। किसकी रचना है, मंझन की रचना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे गुरु गोविंद की भी कुछ रचनाएं जैसे जापू साहिब, ठीक है, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध आदि, ठीक है, या ज्ञान प्रबोध या शास्त्र नाम माला, ठीक है, ये सब जो है इसके गुरु गोविंद की जो है, ठीक है। अब देखिए चकोर क्या है, आप लोग जब मैं इसको पद को पढ़ाया था तो बताया था चकोर क्या है, चकोर एक पक्षी है, ठीक है। यानी 57 का क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 58। अजोरा शब्द का अर्थ क्या है, अजोरा 58 का बताइए। अजोरा मतलब प्रकाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 59, ठीक है। यहाँ पे आ गया आप लोगों को जो है पिछले क्वेश्चन में बताया है कि किसका है शास्त्र नाम माला, तो यहाँ हो जाएगा ये ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 60। करीम शब्द का अर्थ क्या है, करीम शब्द का अर्थ है कृपा करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 61। गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे। 61 का गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे, तो गुरु तेग बहादुर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 62। न्यारे शब्द का अर्थ क्या है, न्यारे का अर्थ क्या है, निराले। न्यारे का क्या है, निराले, ठीक है। और एक और अर्थ होता है अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निराले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 63, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को को भयो, अब यहाँ पे क्या है, आप जब इसको पढ़े होंगे ना, को भयो मुंडिया सन्यासी, ठीक है, रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या भरना है, मुंडिया, ठीक है। यानी 63 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे, तो गुरु गोविंद जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कवि मंझन के अनुसार इस संसार में किसका प्रकाश फैला हुआ है, तो 65 का आपको बताना है, किसका, प्रेम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कवि रैदास प्रभु की तुलना दीपक से करते हैं, तो अपनी तुलना किससे करते हैं, तुम दीपक हम बाती। ये आप गाना अगर सुने होंगे आपको खुद पता चल जाएगा, तुम प्रभु तुम दीपक हम बाती, तो इसका हो जाएगा 66 का सी ऑप्शन बाती, ठीक है। नेक्स्ट है 67, ठीक है। मधुमालती की रचना कब हुई, ठीक है। तो मंझन का जब पढ़ते हैं, मधुमालती किसकी रचना, मंझन की, तो इसकी रचना कब उन्होंने किया था, 1545 ईस्वी में। कब किया था, 1545 में, ठीक है। नेक्स्ट है 68। अजहद, अजहद शब्द का अर्थ क्या है, तो अजहद का अर्थ होता है असीम, अजहद का अर्थ बेहद, अजहद का अर्थ अपार, यानी इनमें से सभी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है।
चलिए 69 कहानी का प्लांट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को बताना है 69 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय, ठीक है। नेक्स्ट है और आखिरी प्रश्न है, ठीक है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये हमारे भारत के पहले जो है प्रधान राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 70 प्रश्नों को देखा है। आप लोगों को लग रहा होगा एक 70 प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे 70 प्रश्न क्या, इसका दोगुना तिगुना भी प्रश्न मैंने इसमें करवा दिया, क्योंकि चारों ऑप्शन को भी मैंने टच किया है। जहां पे हमको लग रहा था चारों ऑप्शन को बताना जरूरी है, तो वहां मैंने चारों ऑप्शन को बताया, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए हैं। इसको जो है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, ठीक है। और कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।